हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। अगर आप छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सीजी टेट 2024 में गणित विषय के पेपर 1 में जो 30 प्रश्न पूछे गए थे उनका अध्ययन हम करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है। ऑप्शन बी है, गणित सीखने के लिए प्रक्रियात्मक ज्ञान का होना ही पर्याप्त है। ऑप्शन सी, किसी अवधारणा को परिभाषित करना ही अवधारणात्मक ज्ञान है। और ऑप्शन डी दिया गया है, अवधारणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है। और यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किसी एक ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये जो कथन यहाँ पर दिया गया है उसमें कथन ए, प्रक्रियात्मक ज्ञान का संबंध किसी सवाल को हल करने की प्रक्रिया को जानने से है, ये सही है। और अवधारणात्मक और प्रक्रियात्मक ज्ञान में से किसी एक का विकास दूसरे के विकास में सहायक है, ये दोनों यहाँ पर सही हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन ए में दिया गया है केवल ए और डी, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग मॉडल के तहत सीखने वाले से क्या अपेक्षा होती है। ऑप्शन दिया है, सहपाठियों के साथ परस्पर सहयोग से काम करें। ऑप्शन बी है, सिखाई गई विधि से एक ही तरह के अनेक प्रश्न हल करें। याद रखने की क्षमता का अधिकतम उपयोग करें। सीखने के लिए अपना रास्ता स्वयं ढूंढने का प्रयत्न करें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी, याद करने की क्षमता का अधिकतम प्रयोग करें, ये बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत हमको याद करना, ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पर दी गई है। सूची 1 में है बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल और अभिगृहित। सूची 2 में है सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना, एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। पढ़ी गई बातों को ठीक तरह दोहराना, निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करना। अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पर सूची 1 और 2 को सुमेलित कर लेते हैं। बैंकिंग मॉडल के अंतर्गत हो जाता है पढ़ी गई बातों को ठीक तरह से दोहराना। दूसरा है रचनावादी मॉडल। रचनावादी मॉडल के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना। और प्रोग्रामिंग मॉडल में यहाँ पर निर्देशों की एक श्रृंखला का पालन करना। और अभिगृहित एक कथन जिसे प्रायः बिना प्रमाण के सत्य माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3, 1, 4, 2 ये यहाँ पर सही सुमेलित बन रही है। ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3, 1, 4, 2। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी गणित सवाल को हल करने के लिए एक विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला कहलाती है। ऑप्शन दिए है उत्पत्ति, एल्गोरिदम, सोपान क्रम, अभिगृहित। तो यहाँ पर किसी गणितीय सवाल को हल करने के लिए विशेष क्रम में लागू की जाने वाली चरणों की श्रृंखला यहाँ पर कहलाती है एल्गोरिदम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है केवल बी, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि ए अमूर्त अवधारणाओं को, बी व्यापक विचारों को, सी मूर्त परिस्थितियों को और एस विशिष्ट स्थितियों को व्यक्त करते हों तो दर्शाइए कि गणितीय विचार प्रायः कैसे बढ़ते हैं। ऑप्शन दिया है ए से बी की ओर और ए से सी की ओर। ऑप्शन बी है सी से ए की ओर, ए से बी की ओर। ऑप्शन सी है ए से सी की ओर, बी से एस की ओर। ऑप्शन डी है बी से ए की ओर और सी से एस की ओर। ऑप्शन नंबर बी, सी से ए की ओर और ए से बी की ओर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मूर्त परिस्थितियों से अमूर्त अवधारणाओं की ओर बढ़ते हैं और विशिष्ट स्थितियों से व्यापक विचारों की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किन मॉडलों में सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार अभ्यास के द्वारा हासिल किया जाता है। ऑप्शन दिया है बैंकिंग और रचनावादी और प्रोग्रामिंग और बैंकिंग, यह तीनों मॉडल का उभयनिष्ठ गुण है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोग्रामिंग और बैंकिंग मॉडल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
जिसमें सीखने को ऐसे विशिष्ट उपकरणों में बांटा जाता है जिन्हें बार बार अभ्यास के द्वारा हासिल किया जाता है। बैंकिंग और प्रोग्रामिंग मॉडल। अगला प्रश्न है, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। इस कथन के सत्य व असत्य होने की जांच हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दो विषम ऑप्शन दिया गया है, अनुभाविक विधि से, प्रयोग द्वारा, अवलोकन द्वारा, निगमनिक तर्क द्वारा। दो विषम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। इसका हम सत्य और असत्य होने की जांच करेंगे निगमनिक तर्क द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों तक पहुंचने के तरीकों को कहते हैं। ऑप्शन है निगमनिक तर्क, आगमनिक तर्क, अनुभाविक तर्क, रचनावादी तर्क। तो यहाँ पर मिलते जुलते बार बार होने वाले अनुभव के आधार पर नतीजों पर पहुंचने को हम आगमनिक तर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी वर्ग के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इस कथन का विस्तार करके हम कथन किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है के बारे में सोचते हैं। तो यह एक उदाहरण है। ऑप्शन है मूर्तिकरण का, अमूर्तिकरण का, व्यापीकरण का, विशिष्टीकरण का। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है ये व्यापीकरण का उदाहरण है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, यदि ए, बी, सी और डी क्रमशः विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अनुमान लगाना और सिद्ध असिद्ध करना को प्रदर्शित करते हों तो चुनिए कि गणितीय तरीके से सोचने के दौरान हम किस मानसिक प्रक्रिया से गुजरते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रचनावादी कक्षा के संदर्भ में आकलन को कैसे देखा जाता है? ऑप्शन दिया है, यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है, यह दर्शाता है कि बच्चे ने क्या क्या गलत किया, यह केवल सीखने के प्रतिफल की जांच करता है, सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर यह सीखने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन देता है और प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा है। तो इस प्रकार ऑप्शन और ए और डी यहाँ पर सही है। तो इसमें से केवल ए और डी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक रचनावादी कक्षा की विशेषता है, बच्चा शिक्षण का अच्छा ग्रहणकर्ता होता है, वह शिक्षक की बातों को धैर्यपूर्वक सुनता है, वह प्रश्न करने और अपनी तर्क रखने के लिए स्वतंत्र होता है, उसे सिखाई गई विधियों के अभ्यास के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। रचनावादी कक्षा की विशेषता है वह प्रश्न करने और तर्क करने के लिए स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जोड़ की अवधारणा सिखाते समय सिद्धांततः किस क्रम में आगे बढ़ा जाना चाहिए? अब यहाँ पर ऑप्शन दिया है चित्र, ठोस, प्रतीक, संख्या, प्रतीक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले ठोस, फिर ठोस से चित्र की ओर, चित्र से चित्र प्रतीक की ओर, प्रतीक से यहाँ पर संख्या प्रतीक की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर गणितीय प्रश्नों को हल करने से किसी व्यक्ति की निम्नलिखित क्षमताएं बढ़ती है। ऑप्शन दिया है सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता, तथ्यों को स्मृति में धारण करने की क्षमता, तार्किक और क्रमबद्ध तरीके से सोचने की क्षमता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये डी सही है और सुनिश्चित रूप से सोचने की क्षमता ये भी सही है, पैटर्नों और संबंधों को ढूंढने की क्षमता ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर डी में दिया गया है, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए और कारण आर यहाँ पर दिया गया है। अभिकथन ए में है पी किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है जबकि क्यू उसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तथा दोनों को समान मजदूरी दिया जाता है। कारण दिया गया है क्यू को आसान काम दिया जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर हमको चुनना है। ऑप्शन है अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए का सही कारण है, ये नहीं होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर है अभिकथन ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट है अभिकथन ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है वर्गमूल 0.000
0.1000 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0.001, 0.01, 0.010, 0.0100 और यहाँ पर विकल्प दिया है। इसमें से हमको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर 0.01 ये इसका आंसर आता है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में केवल भी नहीं दिया गया है। और तो यहाँ पर जो प्रश्न है, यहाँ पर व्यापम ने इसका आंसर गलत दिया है। इसका राइट आंसर यहाँ पर 0.01 होगा। अगला प्रश्न है 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू, यहाँ पर दिया है 10,000 सेंटीलीटर, 100 घन डेसीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 10⁸ घन मिलीमीटर। निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है केवल ए और बी, केवल सी, केवल ए बी डी, केवल डी। 1 हेक्टोलीटर इज इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीलीटर, 100 घन डेसीमीटर और 10⁸ घन मिलीमीटर। तो यहाँ पर ए बी और डी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए बी और डी। अगला प्रश्न है 4 भिन्नों 3 सही 1/4, 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 और 5 सही 7/4 का औसत है। ऑप्शन दिए है यहाँ पर 4 सही 7/32, 5 सही 8/9, 11 सही 4/9, 4 सही 11/32। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 सही 1/4 और यहाँ पर है 2 सही 5/8, 4 सही 3/4 और 5 सही 7/8। सबसे पहले हम ये जो मिश्रित भिन्न यहाँ पर दिया गया है, इसको सरल भिन्न में बदल लेते हैं। उसके बाद सबको जोड़ देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 सही 1/4 का यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणित 4 धन 1/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13/4 आ जाएगा। और 2 सही 5/8 इसका हो जाएगा 2 गुणित 8 धन 5/8, 21/8। और 4 सही 3/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुणित 4 धन 3/4, 19/4। और 5 सही 7/4 इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ पर 5 गुणित 4 धन 7/4, 27/4। अब जितना भी यहाँ पर सरल भिन्न हमको प्राप्त हुआ है उसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। 13/4 धन 21/8 धन 19/4 धन 27/4। एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पर 8 आ जाएगा। तो 13 गुणित 2/8 धन 21 गुणित 1/8 धन 19 गुणित 2/8 धन 27 गुणित 2/8। अब इसको सॉल्व करेंगे 26/8 हो जाएगा। और यहाँ पर 21/8 हो जाएगा, 19 दूनी 38/8 हो जाएगा, 27 गुणित 2 54/8 हो जाएगा यहाँ पर। अब सबको यहाँ पर जोड़ेंगे तो 26 धन 21 धन 38 धन 54/8। टोटल करने पर यहाँ पर आ जाएगा 139/8। अब यहाँ पर औसत यहाँ पर पूछा है, तो औसत निकालने के लिए हम यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे। तो 139/8 और बटे में 8 पहले से है, तो यहाँ पर गुणित 4, 139/8 गुणित 4 कर देंगे तो 8 चौक 32, 139/32 हो जाएगा यहाँ पर। और ये जो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सरल भिन्न में दिया गया है, इसको हम यहाँ पर मिश्रित भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न में बदलने पर हो जाएगा 4 सही 11/32। तो ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है 4 सही 11/32, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 0.72 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क परसेंट। ऑप्शन दिया है 7.2%, 28%, 0.0072% और यहाँ पर 72%। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0.70 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सबसे पहले 0.72 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 72% यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है 72%, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति ने 2 स्कूटी में से प्रत्येक को 98,000 में बेचकर एक पर 15% का लाभ और दूसरे पर 15% की हानि उठाई, तो पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। तो ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिया है 2.25% हानि, 2.25% लाभ, 200 और यहाँ पर 225% हानि और लाभ। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है
r² अपॉन 100। तो यहाँ पर r दिया गया है, यहाँ 15% यहाँ पर r दिया गया है। अब r की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला में रख देंगे तो 15 का घात 2/100, और यहाँ पर 15 का घात 2 करेंगे तो यहाँ पर 225 आ जाएगा बटे 100। अभी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25% यहाँ पर प्राप्त हुआ, और ये जो है हानि का फॉर्मूला है, हानि यहाँ पर हो रही है तो 2.25% हानि, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। स्तंभ 1 और 2 यहाँ पर दिया गया है। स्तंभ 1 में है 20 घंटों में 1 किलोमीटर दूरी तय करने पर चाल, और 20 मीटर प्रति सेकंड समान दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर औसत 20 घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई दूरी। स्तंभ बी में दिया है 2ab अपॉन a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा, ab किलोमीटर, b गुणित 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, a/b किलोमीटर प्रति घंटा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमको एक चयन करना है। तो सबसे पहले हम सूची 1 और सूची 2 का मिलान कर लेते हैं। पहला है 20 घंटा में 1 किलोमीटर दूरी तय करने पर चाल। तो यहाँ पर चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर चाल इक्वल टू दूरी बटे समय निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, दूरी है यहाँ पर 1 किलोमीटर और यहाँ पर समय है 20 घंटा, तो a/b किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पर दिया गया है डी नंबर में। अगला है यहाँ पर b मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू, मीटर प्रति सेकंड को हमको यहाँ पर घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो यहाँ पर b मीटर प्रति सेकंड इज इक्वल टू हो जाएगा b गुणित 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, दूसरा का सी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, समान दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर औसत चाल यहाँ पर पूछा है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 2ab अपॉन a प्लस बी किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा, तीसरा का ए हो जाएगा। अगला दिया है 20 घंटा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय की गई दूरी। दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर a गुणित b किलोमीटर, तो a b किलोमीटर, ये हो जाएगा चौथा का b। तो इस प्रकार यहाँ पर सही क्रम हो रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें डी सी ए बी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए और 2 दिया गया है, 1 और 2। यहाँ पर यदि a अनुपात b अनुपात c है तब a/b अनुपात b/c अनुपात c/a अनुपात, ये हमको यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 1:2:3, 2:1:2, 3:2:1, 1:2:1:2, और इसी प्रकार यहाँ पर स्तंभ 2 में भी दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का हमको चयन करना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c है, और ऑप्शन में यहाँ पर सबसे पहले दिया है 1:2:3। तो हम a b c की जगह में 1 2 3 रखकर पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c इज इक्वल टू 1:2:3 यहाँ पर मान लेंगे। फिर यहाँ पर a इज इक्वल टू k मानेंगे, b इज इक्वल टू 2k मानेंगे और c इक्वल टू 3k मानेंगे। ठीक है, उसके बाद में a अनुपात b अनुपात b अनुपात c अनुपात c अनुपात a हमको निकालना है। तो यहाँ पर मान रख देंगे a b c का, तो k/2k हो जाएगा, और b की जगह में 2k/c की जगह में 3k अनुपात 3 की जगह में यहाँ पर c की जगह में 3k और a की जगह में k। अब यहाँ पर k कट जाएगा, ये k कट गया, ये k कट गया, 1/2 बचा। अनुपात यहाँ पर भी k कटेगा, 2/3 बचेगा, यहाँ पर से भी k कट जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा। अब यहाँ पर 2 3 6, तो यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे। इसको भिन्न को सरल करने के लिए हम 6 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणित 1/2 अनुपात 6 गुणित 2/3 अनुपात 6 गुणित 3। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 6/2 अनुपात 6 दूनी 12/3 अनुपात 6 तिया 18। अब यहाँ पर इसको
फिर से सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 तिया 12 और ये 18, 3:4:18। अब ये ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर दिया गया है 3:4:18। तो यहाँ पर ये पहला का हो जाएगा सी नंबर। इसी प्रकार हम यहाँ पर नेक्स्ट ए बी सी की जगह में 2:1:2 रखकर सॉल्व करेंगे और फिर 3:2:1 रखेंगे, फिर 1:1:2 रख के सॉल्व करेंगे और इसको सुमेलित कर लेंगे। तो आगे यहाँ पर 2:1:2 का हो जाएगा 4:1:2 और 3:2:1 का हो जाएगा 9:12:2 और 1:1:2 का हो जाएगा यहाँ पर 2:1:4। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा CADB। CADB कौन से ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है? CADB ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भुजा ए तथा एक विकर्ण 2D1 वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिया है दूसरे विकर्ण 2D2 का मान सूत्र D2 √a² - D1² से ज्ञात करें। ऑप्शन बी में है क्षेत्रफल 1/2 इंटू 2D1 इंटू 2D2। ऑप्शन सी है D1 तथा D2 का मान रखें और ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया है 1/2 इंटू 2D1 इंटू 2D2 की गुना करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का हमको चयन यहाँ पर करना है, यानी कि सही क्रम में हमको इन ऑप्शन को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरे विकर्ण 2D2 का मान सूत्र D2 √D² a² - D1² से ज्ञात करेंगे। उसके बाद में क्षेत्रफल 1/2 × 2D1 × 2D2 ये हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर D1 D2 का मान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर डी, यानी कि ये सही क्रम में पहले से ही व्यवस्थित है, तो इसको ऑप्शन नंबर डी A B C और D ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि भिन्नों 0.75, 3/5, 7/25, 1.57 को अवरोही क्रम में लें तो शुरू से तीसरी भिन्न कौन सी होगी? ऑप्शन दिया है 3/5, 0.75, 7/25, 1.57। अब यहाँ पर ये जो अवरोही क्रम बोल रहा है, अवरोही मतलब घटते क्रम में हमको यहाँ पर व्यवस्थित घटते क्रम में हमको बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो भिन्न दिया गया है 0.75, 3/5, 7/25 और 1.57, इसको हम भिन्न को दशमलव में बदल लेंगे पहले। तो 3/5 का हो जाएगा 0.6 और 7/25 का हो जाएगा 0.28। अब ये सभी हमको दशमलव रूप में प्राप्त हो गए। अब इसको हमको अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा 1.57, उसके बाद हो जाएगा 0.75, उसके बाद में 0.6, उसके बाद में 0.28। ये घटते क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब यहाँ पर हमको पूछ रहा है कि शुरू से तीसरी भिन्न कौन सी है? तो शुरू से तीसरी भिन्न हमारी यहाँ पर है 0.6। तो 0.6 यहाँ पर जो यहाँ पर दशमलव में है, इसको भिन्न में बदल लेंगे फिर से, तो ये हो जाएगा 3/5। 3/5 यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि x स्टार y इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y, तब 0 स्टार 1 स्टार 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया है 0, 1, 27, 32। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x स्टार y इज इक्वल टू x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y। तो ये जो फॉर्मूला होता है x स्टार y इज इक्वल टू x प्लस y³ का फॉर्मूला यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर हमको ये ज्ञात करना है 0 स्टार 1 स्टार 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रख लेंगे और y इज इक्वल टू 1 रख लेंगे और इस फॉर्मूला में इसका मान रख देंगे। तो यहाँ पर x स्टार y की जगह में हो जाएगा 0, x की जगह में 0 और y की जगह में 1 इज इक्वल टू x प्लस y का क्यूब। तो यहाँ पर 0 प्लस 1 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 स्टार 1
इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूला में दोबारा से हम रखेंगे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारा यहाँ पर 0 स्टार 1 का जो वैल्यू हमको 1 प्राप्त हुआ है, तो इसके जगह में हो जाएगा 1, और यहाँ पर 2 की जगह में, यहाँ पर y की जगह में हो जाएगा 2। तो फिर से सेम फार्मूला में मान रखेंगे तो 1 स्टार 2 हो जाएगा, 1 स्टार 2। उसके बाद इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का क्यूब है तो 1 प्लस 2 का क्यूब करेंगे, तो 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो 0 स्टार 1 स्टार 2, इसमें हम 0 स्टार 1 का वैल्यू निकाले हैं 1, और यहाँ पर 1 स्टार 2 का वैल्यू हम निकाले हैं 27। तो इस प्रकार यहाँ पर 27 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 27, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं ए तथा बी के HCF और LCM के बीच में संबंध बताइए। तो यहाँ पर दो संख्या, यहाँ पर ए और बी, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक और LCM यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उसका महत्तम समापवर्तक गुणित लघुत्तम समापवर्तक, ये होता है। तो यहाँ पर संख्या कौन कौन सी दिया है, ए और बी दिया है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक गुणित उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर ए बी के HCF और LCM के बीच में ये ऑप्शन नंबर सी का संबंध यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, टाइम कैलकुलेटर से दिनों D, घंटों H, मिनटों M एवं सेकंड S का योग ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है ऑप्शन में, कैलकुलेटर से ऐड को प्रविष्ट करेंगे, पुनः DHMS के मानों को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करेंगे, कैलकुलेटर के कैलकुलेट फलन को प्रविष्ट करेंगे और DHMS को कैलकुलेट करेंगे। नीचे विकल्प दिया गया है जिसमें से सही उत्तर का हमको चयन करना है। तो सबसे पहले इसको हम सही क्रम में जमा लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा DHMS यानी कि दिन, घंटा, महीना और सेकंड को कैलकुलेटर में प्रविष्ट करेंगे। उसके बाद में कैलकुलेटर के ऐड को प्रविष्ट करेंगे। उसके बाद में पुनः DHMS के मानों को कैलकुलेटर में रखेंगे, प्रविष्ट करेंगे। उसके बाद में कैलकुलेटर के कैलकुलेट फलन को प्रविष्ट करेंगे। तो इस प्रकार DABC इसका सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है DABC, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दिया है घनाभ का आयतन V इज इक्वल टू L गुणित B गुणित H, और ऑप्शन 2 में है L गुणित B गुणित H। उसके बाद घनाभ की ज्ञात करें, उसके बाद घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H ज्ञात करें, फिर LBH का मान रखें। तो हमको इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको पहले ज्ञात करना है। उसके बाद में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मान रखना है। उसके बाद लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। उसके बाद में उसका आयतन, घनाभ का आयतन हमको निकालना है, V इज इक्वल टू लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर CDBA यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संख्या 5,37,682 में 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर है। ऑप्शन दिया है 70,000, 69,993, 6,993, 7,675। तो सबसे पहले इसका स्थानीय मान, यहाँ पर स्थानीय मान मतलब यहाँ पर हो जाएगा 7,000। तो यहाँ पर 7,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा, और जातीय मान स्वयं 7 होगा। तो 7,000 में हम 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6,993। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो नीचे विकल्प दिया है, इसमें से हमको सिलेक्ट करना है केवल सी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कितने समय में 600 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 360 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 6 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 6 सही 1/2 वर्ष। तो सबसे पहले यहाँ पर साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लगा देंगे।
साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। अब यहाँ पर साधारण ब्याज कितना दिया है 360 रुपये, मूलधन कितना दिया है 600 रुपये, दर क्या है यहाँ पर 6%। कितने समय में पूछा है, यानी कि समय हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज के सूत्र में मान रख देंगे 360 इज इक्वल टू 600 गुणित 6 गुणित समय बटे 100। समय निकालना है तो समय को यहाँ पर रख देंगे, समय इज इक्वल टू 360, अब ये 100 का गुना इधर हो जाएगा तो 360 गुणित 100 हो जाएगा बटे 600 गुणित 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और यहाँ पर 6 कम 6 6 छक्के 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 और 0 ऊपर में बचेगा, नीचे में 6 बचेगा। तो 60 बटे 6 करेंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 10 आएगा, 6 दाम 60। तो समय यहाँ पर निकल गया 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 10 वर्ष, ये इसका सही आंसर है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने सीजी टेट 2024 में जो गणित विषय के प्रश्न पूछे गए थे पेपर 1 में, उसका संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 के पर्यावरण विषय का अध्ययन करेंगे, 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे चैनल पर आने वाली सीजी टेट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल पाएगी। और अगर आपने सीजी टेट पेपर 1 के हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, वहां से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से भी आप सीजी टेट के पिछले वीडियोस देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।